Hello everyone, we are here today to discuss something about Concur mains. Concur में जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है, how that has helped me in making my notes, making short notes which I often refer to, then revising them multiple times and then utilizing that content in the actual examination. Okay, so for that part आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है, नो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपकी क्लास होगी जहाँ पर आपके पास मटेरियल होगा जिसमें सर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाईलाइटेड लग रहा है, आप वहाँ पे करोगे. फिर उस बेसिस पे आई यूज टू मेक माई ओन शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट विच आई कैन नॉट रिकॉल एट दैट पॉइंट या एग्जामिनेशन में, या आई कैन नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ इट. तो उसमें से जो भी बेस्ट लगता था या जो इंपॉर्टेंट लगता था, आई यूज टू मेक वापस से क्लास के बाद जाके घर पर आई यूज टू मेक छोटा छोटा नोट्स उसका, एंड दैट हैज हेल्प मी अ लॉट इन कवरिंग द एंटायर जीएस सिलेबस. एंड आई हैव डन दैट सेम फॉर माय ऑप्शनल आल्सो, कवरिंग द एंटायर जीएस सिलेबस एंड देन रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स बिफोर द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब बिटवीन द पीरियड जब होता है दोनों एग्जाम के बीच में, उससे पहले भी टेस्ट के लिए रिवाइज करने में, एंड देन फाइनली आंसर्स में उसको यूटिलाइज करने में काफ़ी हेल्प हुआ है. Okay, so for that thing only I have picked some few questions from the 2025 का paper. We'll discuss them. So this is one question of GS1. Discuss the salient features of the Harappan architecture. Question number 1. It's a 10 marker classic question है. इस टाइप से और भी questions थे, but I picked a few from all the GS papers so that we can have an idea कि अच्छा ठीक है सब में कैसे कैसे करना होता है. So this is from GS1. Simple 10 marker. Question number 1. So this was the content that was provided to me by the Concur, जिसमें उन्होंने हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में मेजर फीचर्स बताए थे. वॉल सिटी, सिटी लेआउट, सिटाडेल, बिल्डिंग मटेरियल, ये कोई छोटा सा डायग्राम, प्लान ड्रेनेज स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वगैरह, स्मॉल डायग्राम जो उन्होंने प्रोवाइड किया था. IPC फीचर्स दैट स्टिल परसिस्ट एंड लर्निंग फ्रॉम इट. ओके, सो दिस वाज अ न्यू डायमेंशन दैट वाज अवेलेबल इन द कॉन्कर के मटेरियल में, विच आई वाज एबल टू यूटिलाइज. सो जैसे अर्बन प्लानिंग, ग्रिड लेआउट, जोनिंग वगैरह है, तो इसको हम मॉडर्न में कहाँ ले रहे हैं. मॉडर्न प्रॉब्लम है दिल्ली, बेंगलुरु जैसे सिटीज में जो कंजेशन का, अर्बन मैनेजमेंट का उनका प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हमने कहाँ पे यूज, उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. उसका करंट एग्जांपल क्या है, अयोध्या रीडेवलपमेंट फॉलोज मॉडर्न अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल्स. तो वहां से जो हिस्ट्री थी उसको उठाया, यूटिलाइज किया. नाउ दिस इज समथिंग अ न्यू डायमेंशन दैट हैज बीन ओपनड अप. ओके, इस बेसिस पर आई मेड माई ओन नोट्स. जैसे आईपीसी आर्किटेक्चर के ऊपर था, तो ऑब्वियसली ये क्लास की राइट, मतलब क्लास में ही जितना जितना मिलता था तब बना लेते थे. तो जो मेन चीजें हैं, जैसे वो डायग्राम था, ग्रिड प्लानिंग थी, जो भी था वो सब सिटी लेआउट का सब बनाया, थोड़ा सा एक मैप डाला जहाँ पे हरप्पन सिटीज के बारे में हम बात करते हैं, एंड देन परसिस्टिंग फीचर्स एंड लर्निंग. सो अर्बन प्लानिंग में अयोध्या रीडेवलपमेंट प्लान, तो अब यूटिलाइज वहां पर बहुत सारा लिखा हुआ था, उसमें से सिर्फ इतना उठाया क्योंकि एग्जाम में वही काम आ पाएगा, उसको उठाया, यहाँ पे लिखा सैनिटेशन, ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट में जोहर रिवाइवल प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, पब्लिक यूटिलिटी, फंक्शनल जोनिंग, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे खत्म हुआ. एंड देन यूटिलाइजिंग दिस मटेरियल डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हरप्पन आर्किटेक्चर. सो यू विल डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर, एंड देन बाय द एंड ऑफ इट, राइट बिफोर द कंक्लूजन, यू कैन ऑल्सो से, या वहां पर आप लिख सकते हो कि किस टाइप से इसको करेंटली यूज किया जा रहा है, या फिर जैसे जैसे आप इनका एग्जाम्पल देते जा रहे हो, आप फीचर्स डिस्क्राइब करते चले जा रहे हो, आप साथ ही साथ वहाँ पे ये बता सकते हो कि इसका एग्जाम्पल, इसका एप्लीकेशन हम मॉडर्न लाइफ में यहाँ पर हो रहा है, इसका एप्लीकेशन हम मॉडर्न सिटी बिल्डिंग में, डेवलपमेंट प्लानिंग में कैसे कर रहे हैं. तो दैट वे दिस आंसर वाज हेल्पफुल, मतलब इसको थोड़ा यूनिक डायमेंशन देने की कोशिश की गई थी. तो इसमें ये वाले जो चीज़ें थी दैट आई ट्राई टू इनकलकेट इन दैट आंसर. सिमिलरली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ GS2. The Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. Okay, this is a statement. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations of the amending power of the Parliament to change the Constitution. So, a classic question on Constitution, the amending power of the Parliament, but it has procedural as well as substantive limitations. So, इनको हमें examine करना है. The material provided, अभी ये basically यही है कि प्रोसीजरल लिमिटेशंस क्या क्या है. 368 के अंडर जो भी आर्टिकल में अमेंडमेंट हम करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट सर्टिफिकेशन वगैरह वगैरह होता है. व्हाट आर दी सब्सटेंटिव लिमिटेशंस जो इवॉल्व हुआ है, जिसमें सबसे पहले बेसिक जो क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उसी की बेसिस पर हमें इसको आंसर करना था. तो इन दोनों डायमेंशंस को हमें खोलना था. इट्स क्वेश्चन नंबर 11, 15 मार्कर था, 3 पेजेस वी हैड इन GS2. बेसिक जो 368 वाला था अमेंडिंग पावर्स वाला, वो तो सबको पता ही होता है. बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो भी सिंपल सारा था वो एक जगह पे लिखा हुआ था.
these are the Concorde notes. So whenever I was studying with the class, so I used to highlight in the PDF only कि फेडरल कैरेक्टर एसआर बोम्बाई का, फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर, सेकुलरिज्म वगैरह वगैरह, मतलब बेसिकली वही रिवीजन है. फिलोसॉफिकल टेनेट्स बिहाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये थोड़ा सा एक एडिशनल एंगल उसमें डालता है. अगर आप यूज कर सकते हो ये वाली चीजें तो आपको करना चाहिए. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज ग्राउंडेड इन सेवरल थियोरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज, लिमिटेड गवर्नमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, हायर लॉ थ्योरी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनके बेसिस पर आई मेड माई ओन नोट्स. क्लास में पढ़ा, जो जितना लिख पाते थे वहां पे लिख लिया, बाद में घर जाके उसमें एडिशन कर दिया. जैसे ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन आई प्रिपेयर्ड ऑन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. इट इज नॉट मेयरली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन embodies that principle, the principle that constitution is not merely a legal document but a living commitment to fundamental values like democracy and rule of law. तो अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन आएगा. आई यूज दिस इंट्रोडक्शन एज इट इज, प्रिपेयर्ड है, सोचना ही नहीं है, इसको घर से तैयार करके जाना है. आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर्स, तो वहां पे यहाँ पे था प्रोसीजरल, तो भाई वो अपन ने उसको तीनों डायमेंशन खोल दिए. की फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, एक एक केस, उनके साथ एक एक केस, बस ये की टर्म्स याद रखने हैं, केस याद रखना है, दैट्स इट. मिनर्वा मिल्स जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर एसआर बोम्बाई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, थर्ड जजेस केसेस, फोर्थ जजेस केसेस, वामन राव से अमेंडमेंट्स आफ्टर केसवानंदा, आयर शैलो, नाइन्थ शेड्यूल, रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू, एसपी संपत कुमार, इंदिरा साहनी केस, सीधा सीधा यूज किया. यहाँ पर आप सब्सटेंटिव लिमिटेशंस की बात कर रहे हो, ये लिमिटेशन है किस लॉ, किस केस लॉ में आया, इसमें आया, ये लिमिटेशन इसमें आया, ये लिमिटेशन इसमें आया. पूरा कंटेंट एक जगह पे समराइज. दिस वन पेजर विल गो एज माय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. इस टाइप से कोशिश की थी. ओके, दिस इज अनदर GS2 का क्वेश्चन. इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स, इलैबोरेट. क्वेश्चन नंबर 9, 10 मार्कर. अब इस क्वेश्चन में एक की टर्म तो इंडिया अफ्रीका है, इस डायमेंशन को एक्सप्लोर करना है. डिजिटल पार्टनरशिप देखना है, पोस्ट कोविड वाला काम करना है. पहले इतना बड़ा था, उसको छोटा कर दिया, पोस्ट कोविड वाला. अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्या अचीव करे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट, दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है, एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स, यही तीनों हो रहा है. 3 डायमेंशन उन्होंने यही खोल दिए. अगर आप तीनों के भी पॉइंटर्स लिख दोगे इस डायमेंशन, इस कॉन्टेक्स्ट में, आपका एलैबोरेट हो गया. 10 मार्कर, ये 2 पेज है. This was the material which was provided during the Concor as an updation material. मतलब आप ऐसे समझिए कि GS2 पढ़ लिया, IR पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया, then they provided us some updated material कि भाई ठीक है, अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, ये एक PDF पकड़ो 50-70 पेज की, ये पढ़ डालो, हो गया अपडेशन सारा. What I did was कि क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो उनमें डायरेक्ट जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस हैं, डायमेंशंस हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था. सो आई फोकस्ड ऑन दिस वाले एस्पेक्ट पे. अब मान लीजिए इंडिया अफ्रीका इतना सारा दिया उन्होंने, ठीक है, दिस इज इंडिया अफ्रीका, 3 पेज, फर्स्ट, सेकंड एंड हाफ, 3 पेज में है. व्हेन आई वाज डूइंग द क्लास, तो उसमें हाईलाइट कर लिया कि भाई इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन विद अफ्रीकन यूनियन, G20 में आ गया, 21st मेंबर, इंडियाज एंगेजमेंट ग्लोबल साउथ हो गया, ट्रेड कितना पहुंच रहा है, 100 बिलियन, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर समझ में आया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप विद जापान, ITEC, IT एग्रीकल्चर मेडिसिन वगैरह में, सोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ये सब चीजें हो गई. जो चैलेंजेस थे वो आ गए, जो सिर्फ की टर्म्स यहाँ पर थे. मतलब क्लास में सर बताते जा रहे, साथ साथ में हम हाईलाइट करते जा रहे कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो कंपाला प्रिंसिपल्स हैं, ये तो ठीक है, 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, कंपाला प्रिंसिपल्स कोई नहीं. कंक्लूजन एक बना दिया जिसमें से भी इंपॉर्टेंट अफ्रीकन डेवलपमेंट वाला, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, ग्लोबल साउथ, वो सब एस जयशंकर का स्टेटमेंट है. क्लास खत्म हुई, एक पेज खोला, इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन विद इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20 एज 21st मेंबर अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, सेंट्रल फोकस पॉइंट इन इंडियाज एंगेजमेंट विद द ग्लोबल साउथ. ये इंट्रो बना लिया. पहले सोच लिया था छोटा क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का, इसको इंट्रोडक्शन बना देंगे, बड़ा आएगा इसको बना देंगे. या फिर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आया था डिजिटल पार्टनरशिप, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप के ऊपर आया था, तो एक पॉइंट हमारा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको इंट्रोडक्शन नहीं बनाया. अगर इसको इंट्रोडक्शन बना देते तो यहाँ पर एक पॉइंट कम हो जाता. उसके बाद चलिए वो हो गया, आगे बढ़े. ये तो पुराने लिंकेजेस हैं. इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ट्रेड $100 बिलियन 22-23 में पहुंच गया है. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया जापान, कंपाला प्रिंसिपल्स, इंपोर्ट ऑफ ऑयल गैस, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, एक मतलब अब ये पॉइंटर्स एज इट इज 1 वर्ड और 1, 2, 3 वर्ड में बनते जा रहे हैं. नंबर 1 डालेंगे टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप में, ट्रेड इतना पहुंचा है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, EITEC, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग वगैरह वगैरह.
क्योंकि इसमें सारे हैं, इसमें से जो टेक्नोलॉजिकल वाले थे वही पिक किए थे सारे, मतलब नहीं लिखे थे वहां पर ऑब्वियसली। कोऑपरेशन इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप में देखिए, ब्रिक्स में, G77 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ये तो खैर रिवीजन वाला था, इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका वही सब वाला, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग वगैरह। व्हाट आर दी चैलेंजेस? लिमिटेड हाई लेवल एंगेजमेंट्स, कंपटीशन विद चाइना, वीक प्राइवेट सेक्टर प्रेजेंस वगैरह वगैरह। 5-6 चैलेंजेस साथ बनाए चैलेंजेस। व्हाट आर दी वे फॉरवर्ड? रेगुलर हाई लेवल एंगेजमेंट, करेक्ट ऑल चैलेंजेस, मतलब बेसिकली जितने भी चैलेंज होते हैं सबको वही ठीक करना होता था, उसी को आप चाहो तो लिख लो अलग से, अदरवाइज तो उन्हीं को ठीक कर दिया तो हो जाता है। बेसिकली ये व्हेन आई वाज मेकिंग द नोट्स ना, तो बहुत सारे बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर नोट्स बना रहे थे, इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया, जापान वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या हो रहा था कि वे फॉरवर्ड क्या होता है कि जो आपके चैलेंजेस है वही आप ठीक करते हो, तो इसके लिए वापस से 7 पॉइंट लिखते हो, उससे बढ़िया मतलब आई ट्राइड कि दूसरा तीसरा भी लिखा जाए, मैंने फाइनली रियलाइज कि भाई जो गलत है वो ठीक कर दो, हो गया वे फॉरवर्ड। इंडियाज डेवलपमेंट सपोर्ट टू अफ्रीका, $12 बिलियन कंसेशनल क्रेडिट टू ओवर 40 कंट्रीज, ग्रांट्स एंड एड्स, इंडियन टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम जो चलता है। अब कोविड के बाद से क्या हुआ था, ये EITEC बन गया था, देखो यहीं पर लिखा, अच्छा हो गया EITEC, अब ये टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप बन गया, डिजिटल पार्टनरशिप में आ गया ये EITEC। तो इस टाइप से दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग, ट्रेन्स यूथ प्रोफेशनल्स इन IT, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा जो यू करते हैं। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, डिजिटल एंड टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट्स, ई आरोग्य भारती, ई विद्या भारती, वो यहाँ पर होते हैं, बन गए टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप में। ये वाला क्या है, एजुकेशनल सपोर्ट और ई विद्या भारती, डिजिटल एंड टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट्स, ई आरोग्य भारती, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, EITEC, 4 ये बन गए। सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल, ठीक है, सोलर एंड क्लाइमेट अलायंस ISA, इसके अलावा और भी दो एंगल थे ना उसमें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट G20 वगैरह, को डेवलपमेंट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, G20 ब्रिक्स, सॉरी G77 ब्रिक्स, G20 में एडिशनल हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप बन गई। एक अपना क्लासिक अपना जो कंक्लूजन था वो तैयार कर लिया। 2018 PM मोदी हाईलाइट आउटलाइंड बाय गाइडिंग 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अफ्रीकाज एंगेजमेंट, कंपाला प्रिंसिपल्स। तो हाँ, मतलब आई डिड नॉट यूज दिस वाज आल्सो अ गुड इंट्रोडक्शन और अ कंक्लूजन, बट आई ट्राइड दिस वाला। African development is not just a priority for India's foreign policy, it is a moral responsibility shaped by solidarity. इस कंक्लूजन में अगर आप देखोगे, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, सॉलिडारिटी भी आ गया, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी मेंशन हो गया। तो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन की जो कोर डिमांड थी उसको एड्रेस कर दिया कि कैसे लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप बन रही है, इस टाइप से बन रही है, और यही बन रहा है, इनिशिएटिव्स देकर ये बन रहा है दैट वे। तो वही है, दिस वाज माय अप्रोच कि ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया अपने छोटा छोटा, अब ये 1 पेज का आगे पीछे हो गया, इंडिया अफ्रीका खत्म। तो रिवाइज किया मल्टीपल टाइम्स, मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर सीइंग पेन्स, हाइलाइटर्स डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर चले हुए दिख रहे हैं ना, उतने टाइम्स रिवीजन है। तो शॉर्ट नोट्स का यही सेंस होता है, द मोर क्रिस्प कंसाइज यूजेबल मटेरियल यू मेक, the better you will be able to revise, and the more number of times you will be able to revise, the better you will be able to consolidate, and that much more reflection you will have in your answers. मतलब उस टाइम पे ये सोचना नहीं पड़ेगा ना, तो फटाफट लिखेंगे, और उस बेसिस पे क्या होगा कि टाइम बचता है, पेपर जल्दी कंप्लीट होता है। This was a question of GS3. Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies? A question of GS3, question 11, 15 मार्क है, 3 पेजेस, ओके। FHI के ऊपर सीधा मटेरियल था कौन करना, नीति आयोग लाया है, 18 मेजर स्टेट्स है, उड़ीसा लीड करता है, छत्तीसगढ़ गोवा झारखंड गुजरात उसके पीछे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या क्या उनमें को करने की जरूरत है, मतलब फिस्कल हेल्थ इंडेक्स से जो निकला, जो स्टेट्स नहीं ठीक कर पाए तो उनको क्या करने की जरूरत है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट सस्टेनेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 1 पेजर अपना, पंजाब वर्सेस उड़ीसा का एग्जांपल जो क्लास में डिस्कस हुआ था कि पंजाब किस तरीके से ठीक नहीं कर रहा है, उड़ीसा किस तरीके से ठीक कर रहा है, क्योंकि वो लीड कर रहा था बाय नीति आयोग, उड़ीसा छत्तीसगढ़ गोवा झारखंड सीधा हो गया। दिस वाज एडेड लेटर ऑन कि एमपी की 9th रैंक है और वगैरह वगैरह है, FHI स्कोर इतना है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर स्कोर वगैरह वो बाद में ऐड किया था। वे फॉरवर्ड कैसे बढ़ाओगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उड़ीसा का कितना है 21% नॉन टैक्स रेवेन्यू वाया माइनिंग प्रीमियम्स। अगर आप पॉइंट दे रहे हो कि एक्सेलरेट नॉन टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, आप वहीं पे सब्सटेंशिएट कीजिए लाइक उड़ीसा डिड विथ 21% नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन। पॉइंट भी हो गया, सब्सटेंशिएशन भी हो गया। बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, उड़ीसा ने कितना कैपिटल आउटले टू GSDP रेशियो उनका स्ट्रॉन्ग है,
डेट सस्टेनेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन वगैरह वगैरह वगैरह। तो दिस वाज अ डिफरेंट टॉपिक। पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छा ठीक है, ये उसी का पार्ट था। बट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ये किया था। इसके अलावा ये जो स्टेट लेवल ब्लूप्रिंट उड़ीसा की सक्सेस स्टोरी का था, आई मेंशन दैट ऑल्सो। मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बाकी स्टेट्स वगैरह बना के, there was one more part to it. Explain how the fiscal health index can be used as a tool for assessing fiscal performance of states in India. In what ways would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies? तो वही था, कैसे वो करेगा, ये करके कंपटीशन बनता है, आपस में राइवलरी होती है, तो उस बेसिस पे वो ग्रोथ मतलब बेटर करते हैं अपने फाइनेंसेस को। अच्छा, दिस वाज द फॉर्मेटिंग आई ट्राइड की, ठीक है भाई, किस तरीके से ऐसा दोनों को साइड साइड करके जो क्लासिक चलता है ना, कि यहाँ पे क्या हुआ, फिर क्या किया, रिफ्लेक्शन। इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, सो आई प्रेफर्ड दिस वन। मैं आपको एटलीस्ट दिख तो रहा होगा क्लियरली, नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हाँ अभी देख के अच्छा लग रहा है कि एक पेज पे इतना सब आ गया था। अगेन द नेक्स्ट टॉपिक वाज ग्रोथ पोटेंशियल, उसके ऊपर सेविंग्स रेट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट, मेजर्स टू इम्प्रूव। तो पॉइंटर्स उतने क्रिस्प रखे थे ताकि याद कर सकें, उनको बार बार सब्सटेंशिएट कर सकें और आंसर में लिख सकें, वहां पे सोचना ना पड़े ज्यादा। जो मतलब इसमें हाईलाइटेड है वही वापस आके घर पे आके यहाँ लिखा था, बस सीधी सी बात ये है, ताकि इसको बार बार याद किया जा सके। वो आप बार बार वो पेज नहीं खोल सकते उतना सारा ना। GS3 क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्कर, एक्सप्लेन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया। एवरी ईयर वी गेट अ क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें स्टोरेज, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन होता था। दिस वाज ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक ब्रॉड क्वेश्चन था। लेट मी शो यू। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एज इट इज सिलेबस का टॉपिक है, मेंशन्ड है। अपस्ट्रीम फार्म टू फैक्ट्री में क्या करने की जरूरत है, डाउनस्ट्रीम में क्या करने की जरूरत है, विथ एग्जांपल्स। चैलेंजेस क्या क्या है, डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस क्या क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, केस स्टडी अमूल की क्लासिक बन गई। ये उन्होंने प्रोवाइड किया। आई कैन नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू रीड दिस वंस एंड रिमेंबर इट। हाईलाइट किया क्लास में, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक पेज पे। फार्म टू फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, एग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, PHAT, मतलब जब रिवीजन कर रहे थे उस टाइम एक्रोनियम बना लिया। डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस, प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम के लिए प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, कंज्यूमर इंटरफेस, PDMC। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन इन द पेपर, तो यही हमें याद आया था। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा उसके साइड में लिख दिया था PHAT PDMC, ताकि जब उसको अटेम्प्ट करने जाएंगे तो ये 4 और 4 8 पॉइंटर्स लिखने, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, सब्सटेंशिएशन लास्ट में याद आएगा। इनके साथ में देखिए सब्सटेंशिएशन भी है, प्रोडक्शन के लिए वीट, श्रिम्प, हार्वेस्टिंग के लिए सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, क्या क्या होता है मतलब। अब इनके चैलेंजेस देखिए। अपस्ट्रीम के लिए फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग कितना है, 1.08 हेक्टेयर एवरेज, inadequate cold chain infra, inefficient aggregation mechanism, high port harvest losses, post harvest losses, 16% somewhere around. Downstream में weak market linkages for SMEs, technological gaps, low R&D 0.65%, technological gaps नीचे substantiate करते हुए low R&D 0.65%, substantiation हो गया, डेटा भी देखने लगा। unorganized sector dominance nearby 40%, changing consumer preferences for healthy and organic products, substantiation, food safety and quality issues, waste management issues। मतलब if you're writing 6 pointers, if you have substantiated or given examples and 4 of them, I think that's a decent answer। वे फॉरवर्ड कैसे करोगे, ऑब्वियसली प्रॉब्लम के साथ नहीं छोड़ेंगे। ऑगमेंट इंफ्रा कैसे करोगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। फॉर्मलाइजेशन प्रमोशन ऑफ PM-FME स्कीम एट द रेट किसके साथ चली है, एग्जाम्पल किसके साथ चली है, जैक फ्रूट के साथ, सक्सेस स्टोरी रही है। स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ITFPT। बूस्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एपेटा कर रही है। डिजिटाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, E-NAM बन गया है। सिंप्लीफाई लेबलिंग एंड लाइसेंसिंग, FSSAI का ईट राइट इंडिया कैंपेन। पॉइंट सब्सटेंशिएशन, अगर यहाँ पर 7-8 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 5-8 पॉइंट्स हैं, अगर उनमें से इफ आई एम एबल टू रिकॉल इवन 8 में से 5-6 भी, 7 में से 5 भी, तो भी आई हैव एटलीस्ट मेड 12 पॉइंटर्स इन दिस क्वेश्चन व्हिच इज अ 10 मार्कर along with substantiation। So that gives the examiner a sort of confidence कि ठीक है इसको आता है, 10 मार्कर था इसलिए इतना लिखा है, 15 होता थोड़ा और लिख देता, पेज कम पड़ गया, वैसा वाला एक थोड़ा वो दिखने लगता है। प्लस क्योंकि आपके पास सारे की टर्म्स ही हैं, अब ये 3 वर्ड 2 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 2 वर्ड इस टाइप से, तो आपका टाइम भी बचता है, आप ज्यादा बेटर लिख पाते हो कॉपी में। दैट वे वैसे ये तो चैलेंजेस तो PYQ ही था, तो इसलिए आई हैड प्रिपेयर्ड इट ज्यादा थॉरोली। तो अगेन PHAT PDMC मेंशन्ड है स्पेसिफिकली,
क्योंकि वही उसी एक्रोनिम से याद किया था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को। इस हिसाब से इस तरीके से आई हैव ट्राइड टू यूटिलाइज जो कॉन्कर का मटेरियल था उसको अपने नोट्स बना के। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ GS4 आल्सो, ठीक है। फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल री इंजीनियरिंग बाय सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, a civil servant must use reason and critical thinking in an ethical framework. Justify the statement with suitable examples. GS4 4A 10 marker. Okay. Need of AI and bureaucracy. Emotional intelligence के ऊपर बात की गई थी। उनको क्या करना है? री इंजीनियरिंग, सोशल री इंजीनियरिंग करनी है। उसके लिए आपको चाहिए ये सब होता है। So I cannot read every point out loud. You can watch it. You will have the material also अगर आप part Conquer का part हो. What I am trying to convey is how to utilize this material and to reflect it in the answers. तो ये आपने किया, मतलब जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया था, point example that way। मतलब हमने भी हाईलाइट ही वही किया है जो हम यूज करने वाले हैं, बाद में नोट्स में लिखने वाले हैं। रोल ऑफ EI इन सिविल सर्विसेज, पॉइंट एग्जाम्पल। अब इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने लिखा इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, हो गया। कैसे किया था? सेपरेटिंग पर्सनल इमोशन फ्रॉम प्रोफेशनल जजमेंट, सब्सटेंशिएशन। आपने लिखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, समित शर्मा जेनरिक मेडिसिन स्कीम सक्सेस, राजस्थान में किया था इन्होंने। दैट्स इट। पॉइंट, सब्सटेंशिएशन और एग्जाम्पल, दैट्स इट। डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ EI, ये बेसिक जेनरिक होता ही है। EI पे हमेशा क्वेश्चन आए तो इस टाइप से बात की ही जाती है कि आप इसको इंप्रूव कैसे करोगे, हर किसी के अंदर नहीं है। तो डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ EI, ये बाद में मतलब रिवीजन के टाइम पे एक्रोनिम बना लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल, सब्सटेंशिएशन एग्जाम्पल, सब्सटेंशिएशन एग्जाम्पल, दैट्स इट। नीड फॉर EI इन ब्यूरोक्रेसी 1 2 3 4 विद एग्जाम्पल्स। 6 पॉइंट आ गए। छोटा कर लो, इनको याद करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल्स को याद। एग्जाम्पल पॉइंटर्स को याद करने की कोशिश करो। एंड आई रिमेंबर जब ये क्वेश्चन आया था तो आई हैव यूज्ड दिस एक्रोनिम, मतलब अगेन पेपर में फिर वही लिख लिया था वहीं साइड में कि ऐसे आ रही CAR। जब लिखने पे आएंगे तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, असर्टिव ट्रेनिंग, इसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इंस्पिरेशन फ्रॉम रोल मॉडल्स, और वो सब करके एक्रोनिम बनाया, पॉइंटर्स याद किए, लिखा, एग्जाम्पल लिखा उनके साथ साथ, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो याद करने में भी आसान रहता है और पॉइंट ज़्यादा जल्दी कन्वे होता है। यहाँ पर एम्पैथेटिक लीडरशिप इन डिजास्टर रिलीफ, IS दीपक रावत, उस टाइम पे एसेंशियल सप्लाइज पहुंचाने के लिए वो पैदल चल के गए थे उत्तराखंड फ्लड्स में। रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म, ऑफिसर इन GNK, नाइट लिटरेरी क्लासेस फॉर माइग्रेंट बकरवाल चिल्ड्रन यूजिंग सोलर पावर टेंट्स। इस टाइप से इनोवेटिवनेस प्लस कंपैशन का एग्जांपल बन गया, पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर का एग्जांपल बन गया, बिकॉज ये एक PYQ आया हुआ था कि पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर किस टाइप से यूज करता है। तो इस हिसाब से, so this way I have tried to utilize, yeah, this is the end. So this way I have tried to utilize the material into reflecting it in my own notes and utilizing it directly in the examination. That I have tried to convey through this short session or video, whatever it is. I hope this was helpful. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 2025 के पेपर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है क्योंकि सभी 2025 के। आई हैव रिटन दीज आंसर्स, बस क्वेश्चन नंबर, मार्क्स और किस पेपर का है दैट आई हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। You can go back, look at these questions, you take a look at this material that they have provided, look at it, जिस टाइप से उन्होंने प्रोवाइड किया है, कितना प्रिसाइज कंसाइज है, बस आपने इसमें से उठाना है और यूज करना है अपने लिए। दैट इज वॉट यू हैव टू डू एंड लुक एट दिस। छोटा सा, मतलब उस टाइम पे सर प्रोवाइड कर रहे थे या सर ने बाद में प्रोवाइड किया था, बट वॉट आई ट्राइड वाज कि जैसे क्लास में बैठे हैं, सर ने, आई यूज्ड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, सर ने पढ़ाया, साथ ही साथ उसका हाईलाइट करते चले गए, फिर उसके बाद जितना लिख पाए वहाँ पे लिख लिया, पेज छोड़ दिया, बाकी क्लास खत्म हो गई। उसके बाद सर थोड़ा टाइम देते थे रिवीजन का, कंसोलिडेशन का, जो भी आपको नहीं करना है। घर बैठे आधे घंटे 1 घंटे में फिर जो मिसिंग था, जैसे मान लीजिए उस टाइम पे हमने सिर्फ ये 4 पॉइंटर लिखे थे, बाद में देखा तो उनके एग्जाम्पल भी लिख लिए यहाँ पर 1 2 3 4, या उसमें से फिर जो रिवाइज करना है, जो काटना है, हटाना है, वो सब कर लिया, उसके बाद उसको रिवाइज करते रहे। ओके, सो दीज थिंग्स कम वेरी हैंडी। जब आप GS3 GS4 स्पेशली आप लिखने जाएंगे ना, वो एक संडे को होता है, उससे पहले आपने 1 और 2 लिखा होता है, उससे एक दिन पहले फ्राइडे को आपने ऐसे लिखा होता है। आफ्टर राइटिंग 1 and 2 यू आर टायर्ड, यू हैवंट स्लेप्ट प्रॉपर्ली एंड यू हैव टू राइट 2 more पेपर्स, जिसमें से GS4 सबसे बड़ा होता है।
और उसके बीच में भी आप घर को जब 5 बजे पेपर खत्म हुआ, आप 5:30-6 बजे तक घर आए हो, फिर आपको सोना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है, और GS4 भी रिवाइज करना है, GS3 भी रिवाइज करना है। उस टाइम पर ये बहुत काम आता है, क्योंकि आपने सोचना नहीं होता है कि आप कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। दिस थिंग दैट आई हैव डन, ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए एक पेज बनाया। ऐसे ही कुछ पेजेस इकट्ठे करके एग्रीकल्चर है 25-30 पेज में, ऐसे ही 25-30 पेज में इकोनॉमी है, 20 पेज में तकरीबन डिजास्टर मैनेजमेंट है, और तकरीबन 10-15-20 पेजेस में इंटरनल सिक्योरिटी है। अब आपने वो पेजेस उठाए, क्योंकि आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, जैसे you could see the red pen here, so that is one revision. You could see a green marker here, that is one revision. The pink marker, that is another revision. फिर दूसरे, क्योंकि ये दूसरा है, ये दूसरा है, you can see the difference, कलर में भी कितना वो है, तो this is another revision. Then ये जो टिक विक लगे हैं, ये लास्ट मोमेंट रिविजन है कि ठीक है ये याद हो गया, ये याद हो गया। तो क्योंकि उस टाइम पे ये थोड़ी ना सोचा था कि ये नोट्स अपलोड करेंगे, वो तो खुद के लिए बनाए थे, तो इस हिसाब से इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। बट दैट इज द थिंग कि वापस आए, GS4 पढ़ा, जितना पढ़ना था GS4 रिवाइज किया, थोड़ा बहुत आराम करना था तो आराम करने से पहले आई प्रेफर्ड कि थोड़ा सा GS3 कर लिया जाए रात को सोने से पहले। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी खत्म कर दिया, या एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म कर दिया। सुबह उठे, इकोनॉमी पढ़ा, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक पढ़ा, और जो एक सब्जेक्ट वहां बचा रहा था वो पढ़ा। जैसे मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया तो सुबह इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। उसके बाद भी आप जैसे जा रहे हो, आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंच रहे हो, ऑब्वियसली आप आधे 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो। अब वहां पे खड़े होकर कुछ और बातें करने से, कुछ और करने से बेटर है कि आप एक बार इन्हीं पर नजर मारते रहो, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस पे जो PYQ आ चुके हैं। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड PYQ, मतलब पूरे नोट्स में जहां जहां भी PYQ था आंसर्ड, आई हैव रिटन देयर। वहीं पर जैसे यू कुड इवन सी, मतलब यहाँ पे तो देख नहीं रहा होगा, बट आई हैव पुट अप अ लॉट ऑफ जैसे दीज काइंड ऑफ ऐसा स्टिकी नोट्स, या वो जो हाईलाइटिंग नोट्स होते हैं ना, वो सब आई हैव पुट इन हियर यहाँ पर। तो क्या था कि लास्ट मोमेंट पे जाके खुद से डिसाइड होता था कि अच्छा ठीक है, ये पेजेस तो एटलीस्ट पढ़ के जानी है, एक बार इन पर नजर मार के जानी है। तो दैट वे आई यूज्ड टू डू इट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल यार। आप इस टाइप से कर सकते हो तो कर लीजिए। बाकी इफ यू कैन नॉट मेक सच नोट्स ऑन योर ओन, और कोई रश है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई भी फॉर वट एवर रीजन, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू हैंड रिटन नोट्स रिटन बाय टॉपर्स और वट एवर, वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उन नोट्स को भी चाहो तो पढ़ो, पर इतनी बार पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, उसमें स्क्रिबल करो, जो भी करना है करो, दैट यू मेक दोज नोट्स योर्स। वो सारे नोट्स आपके अपने बन जाने चाहिए, इतनी बार आप उसको पढ़ लो। आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर इनएडिक्वेट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पर आएगा, अपस्ट्रीम में आएगा, डाउनस्ट्रीम में थोड़ी ना कोल्ड चेन चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। इसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड में उसके लिए एक पॉइंट डाल दोगे आप। दैट वे यू कैन रिलेट इट। और इस टाइप से फिर जब कंसाइज डेंस कंटेंट आपके हाथ में होता है ना, एक तो दिमाग में भी बैठा हुआ है, रिवीजन भी आसान हो गया है, नोट्स भी हैं, और जब आप लिखने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मसल मेमोरी और पिक्चर मेमोरी किक इन करती है कि आप दिमाग में आपकी ये पेज खुलता है सिर्फ। अब आपको कहीं और कुछ और नहीं सोचना, कोई और डेटा नहीं सोचना, आपने बस आपके दिमाग में उस आंसर को लिखते रहना, ये पेज खुलेगा, और इसमें से जितने पॉइंटर्स, अगर 80% पॉइंट्स भी इसमें से याद आ गए, देन आई थिंक यू हैव डन जस्टिस विद दैट क्वेश्चन एंड यू हैव रिटन अ गुड आंसर। तो वो आपकी मसल मेमोरी भी फिर चलती है। जितनी बार टेस्ट लिखने जाते थे उस टाइम पे इनको रिवाइज करके बार बार पढ़ के जाना, टेस्ट से पहले भी। इनफैक्ट आई हैड अ वेरी बैड हैबिट कि लोग बोलते हैं आप पेपर से पहले रिलैक्स कर लो, दिमाग ठंडा रखो। आई कुड नॉट डू इट। द ओनली वे आई कुड रिलैक्स माई ब्रेन बाय स्टडीइंग मोर। तो कुछ नया ना पढ़ के आई यूज्ड टू रीड दीज ओनली। इन्हीं को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, 4 बार पढ़ लो, आधा घंटा, 10 मिनट मिल गया, 10 मिनट में एक नजर और मार लो किसी टॉपिक्स पे। या ऐसे कुछ पेजेस हैं जिन पर हमने स्टिकी नोट हाईलाइटर लगा रखा है कि ये अपने को पढ़ के जाना है, वो 10 क्वेश्चन और नजर के सामने घुमा लिए, फिर जाके अंदर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, थोड़ा हाथ चलाया, मतलब एक ब्लैंक पेज पे लिख के थोड़ा थोड़ा स्क्रिबल किया, कोई आंसर, कोई पॉइंटर्स, की टर्म्स जॉट डाउन किए, ताकि दिमाग चलना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि पेपर हाथ में आया फिर दिमाग चल रहा है, एकदम उसको शॉक लग रहा है, वो नहीं। उससे पहले फ्लो में आना है, और ऑब्वियसली कॉपी मिलने से पहले यू क्लियर दैट पेज और उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट हैव समथिंग रिटन बिफोर यू आर गेटिंग द कॉपी। उसको फेंक दीजिए, यू गेट योर कॉपी। जी रीडिंग टाइम में जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करोगे, ये पेजेस आपके दिमाग में खुलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये टॉपिक मेरे पास है, ये टॉपिक मेरे पास है, ये है। मान लीजिए 20 में से 8 क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिल गए, 10 क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिल गए जिनके आपके पास डायरेक्टली प्रिपेयर्ड है, द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल हैव इज अमेजिंग। एंड ऑब्वियसली जब आप ये लिख रहे होगे ना, अगर ये 10 मार्कर है, यू वोंट टेक 7 मिनट्स टू राइट दिस, यू कैन इवन फिनिश दिस इन 5.5 मिनट्स और इवन 5 मिनट्स पर। तो टाइम भी बचा, टेंशन भी कम हुई। उसके बाद वो जो आधा मिनट बचा है ना, आधा 30 सेकंड बचा है, उसको ऐसे क्वेश्चन में यूज कर लो जहां पे आपको थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा सोचना है, यहाँ पे मुझे जरूरत है कि एक बार ही देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, क्या करना है।
थोड़ा जो बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आप वो 30 सेकंड दे सकते हो, तो कॉपी भी रस्ट नहीं लगती है, रिलैक्स होकर आप पेपर भी लिख सकते हो, दिमाग भी शांत रहता है, और कहीं ना कहीं पेपर से बाहर आने के बाद एक थोड़ी संतुष्टि भी रहती है कि एटलीस्ट जितना प्रिपेयर किया था वो एग्जामिनेशन में कर दिया है। तो लास्ट टाइम अराउंड ऑल्सो आई हैड दिस फीलिंग दैट ओके ठीक है, जितना प्रिपेयर किया था उस बेसिस पे जो पेपर लिख सकते थे वो लिख लिया है। ऑब्वियसली बाहर निकलने के बाद आई स्टिल हैड इंप्रूवमेंट्स इन माय माइंड, यार GS3 में थोड़ा ये और कर सकते थे, ये और कर सकते थे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब आई रिमेंबर बाहर निकल के आई वाज मेकिंग नोट्स इन माय फोन की नहीं यार ये और कर लेते, ये और नेक्स्ट टाइम GS3 के लिए ये और ज्यादा करके जाएंगे, ये और ज्यादा करके जाएंगे। बट थैंकफुली गॉड हैज बीन काइंड एनफ, सो आई थिंक दिस शुड बी द अप्रोच, आइडियल अप्रोच। तो ये ऐसा आइडियल नहीं है बट दिस इज वन अप्रोच दैट हैज वर्कड फॉर मी, इट माइट वर्क फॉर यू। तो आपको इसमें से जितना उठाना है आप उठा लीजिए। दिस इज अ वेरी क्रिस्प वीडियो, आई ट्राई टू प्रोवाइड जो भी हमारे पास था उसको ही देने की कोशिश की थी। आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड इट्स अ रैप। थैंक यू।